अध्याय 96 जांच याओ चेन। जियाओ झान ने जियाओयान को देखा और उसके चेहरे पर बेबसी का भाव दिखाई दिया। वह बूढ़ा और अनुभवी था, बेशक उसे जियाओयान की आवाज की टोन में समस्या का एहसास था। जियाओ मिंग की नाराजगी को आकर्षित करने के डर से उसने जल्दी से कहा, ये यानर का अकेला स्वभाव है, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ, चलो सीधे शुरू करते हैं। जियाओ मिंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए जवाब दिया। ठीक है। जियाओ मिंग द्वारा बाधित जियाओ झान एक पल के लिए रुक गया और फिर बार बार अपना सिर हिलाया। वह निश्चित रूप से जल्दी से उपचार करने के लिए तैयार था। तो हमें पहले क्या करना चाहिए? जियाओ झान ने घबराते हुए पूछा। इन शब्दों पर जियाओयान ने भी अपने हाथों को थोड़ा घबराते हुए जकड़ लिया। इतना घबराने की जरूरत नहीं है, उससे पहले मैं पहले आपकी विशिष्ट स्थिति को समझूंगा। जियाओ मिंग ने शांति से जियाओ झान से कहा और फिर जियाओयान से फिर से बात की। मुझे बताओ, तुम्हारा दुख कब गायब होना शुरू हुआ? उद्धरण चिन्ह। जियाओयान, जो जियाओ मिंग के सामने खड़ा था, वह सिकोड़कर एक पल के लिए सोचने लगा और फिर कुछ कड़वाहट के साथ बोला, लगभग 2 साल पहले, मैं कुछ समय पहले ही डू प्रैक्टिशनर से गुजरा था और जब मैंने अपने परिवार द्वारा दी गई क्यूई विधि प्राप्त की थी और इसे विकसित करने की तैयारी कर रहा था, तो मेरे शरीर में क्यूई सर्पिल अचानक बिना किसी चेतावनी के टूट गया और मैं भी डू प्रैक्टिशनर से डू शिष्य बन गया। उस समय मुझे लगा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं गलत तरीके से साधना कर रहा था, लेकिन उसके बाद के समय में मेरा दायरा गिरता रहा और ये तब तक नहीं रुका जब तक कि मैं 3 सितारा डू शिष्य के पास नहीं गिर गया। मुझे एहसास हुआ कि इसका कारण क्यूई विधि बिल्कुल नहीं थी और मुझे पता था कि मेरे शरीर में कुछ गड़बड़ है। मेरे पिता मुझे कई लोगों की तलाश में ले गए, लेकिन मुझे ठीक करने का कोई तरीका नहीं था, यहाँ तक कि चौथे दर्जे के कीमियागर के साथ भी नहीं। वाक्य के अंत में जियाओयान की आवाज कुछ हद तक दर्दनाक थी। बार बार चिकित्सा उपचार लेने के अनुभव के बारे में सोचकर उसकी आत्मा पर बहुत दबाव पड़ा था। तुम्हारा इलाज करने वालों ने क्या कहा? उस चौथे दर्जे के कीमियागर की राय पर ध्यान दो, जियाओ मिंग ने कुछ जिज्ञासा के साथ पूछा। उन सभी ने कहा कि उन्हें कुछ भी गलत नहीं दिख रहा था और उस चौथे दर्जे के कीमियागर ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं हूँ। ये सरासर बकवास है, मेरा दायरा स्पष्ट रूप से पीछे जा रहा है। जबकि जियाओयान ने सोचा कि चौथे दर्जे का कीमियागर बकवास कर रहा है, जियाओ मिंग ने मन ही मन सहमति जताई। वह सही कह रहा है, तुम्हारा शरीर वास्तव में बीमार नहीं है। बेशक यह जियाओयान से नहीं कहा जा सकता था और जियाओ मिंग के कुछ देर चुप रहने के बाद उसने फिर धीरे से कहा, मैं समझ गया, बैठ जाओ और मैं तुम्हारी जांच करूंगा। जब जियाओयान ने ये सुना तो वह जियाओ मिंग के बगल वाली कुर्सी पर चला गया और बैठ गया। जियाओ मिंग को अपनी ओर आते और अपना हाथ उस पर रखते हुए देखकर उसका दिल थोड़ा उत्तेजित हो गया। अंदर ही अंदर वह अभी भी चुपचाप सोच रहा था, हमें बीमारी का कारण खोजना होगा, हमें बीमारी का कारण खोजना होगा। जियाओ झान का दिल भी तेजी से धड़क रहा था। वह अपने दिल में प्रार्थना कर रहा था कि जियाओ मिंग बीमारी का कारण खोज सके। वह जानता था कि जियाओ मिंग जियामा साम्राज्य में सबसे अच्छा कीमियागर था, इसलिए अगर वह समस्या का पता नहीं लगा सका तो उसे वास्तव में नहीं पता था कि क्या करना है। उसकी चौकस निगाह के नीचे जियाओ मिंग की कसकर बंद आंखें धीरे धीरे खुली और फिर उसने धीरे से उन पर अपना सिर हिलाया। ये नज़ारा देखकर जियाओयान का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, जबकि जियाओ झान का चेहरा भी बेहद बदसूरत हो गया। सुप्रीम एल्डर, मैंने जो परिणाम प्राप्त किए हैं वे चौथे दर्जे के कीमियागर के अनुरूप हैं। जियाओयान के शरीर में कोई समस्या नहीं है, न केवल उसे कोई समस्या नहीं है बल्कि वह बहुत स्वस्थ भी है। लेकिन यान एर के साथ वास्तव में उसके दायरे में कोई समस्या है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, ये सिर्फ इतना है कि क्या तुम इस पर एक और नज़र डाल सकते हो? जियाओ झान ने कुछ उम्मीद के साथ पूछा। ये दृश्य देखकर जियाओ मिंग ने आह भरी। वह वास्तव में अभी अभी अपनी आत्मा शक्ति से जियाओयान के शरीर की जांच कर रहा था और अपनी पूरी ताकत से ऐसा कर रहा था। परिणाम ये था कि जियाओयान के शरीर में कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। ये पता चला कि याओ लाओ का डुवेनेरेट क्षेत्र नकली नहीं था और वह काफ़ी अच्छी तरह से छिपा हुआ था और उसने इस बात का कोई संकेत भी नहीं दिया कि कुछ गलत था। अपनी आत्मा शक्ति से जांच करने पर भी कोई परिणाम नहीं मिलने से भी जियो मिंग को यकीन हो गया कि यह बूढ़ा आदमी याओ चेन अब निश्चित रूप से जाग रहा था। अगर वह एक अचेतन आत्मा शरीर था तो उसके पास अपने संपूर्ण नश्वर क्षेत्र आत्मा शक्ति जांच की पूरी ताकत से बचने का कोई रास्ता नहीं था, भले ही याओ लाओ की भंडारण अंगूठी में उसकी आत्मा को छिपाने की क्षमता थी।
इसके अलावा साधना के इन सभी वर्षों ने जियो मिंग को यह समझा दिया था कि आत्मा शरीर को डू क्यूई की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी, न ही वह इसे अवशोषित कर सकता था। यह विचार कि एक आत्मा शरीर अपनी ताकत वापस पाने के लिए डू क्यूई को अवशोषित करने पर निर्भर हो सकता है, केवल बकवास था। इस याओ लाओ ने निश्चित रूप से जियो यान की डू क्यूई को जानबूझकर दूर कर दिया था। जियो मिंग का अनुमान गलत नहीं था, और इस समय जियो यान की भंडारण अंगूठी में कुछ हद तक भ्रामक दिखने वाले दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति की आकृति ने सदमे में बड़बड़ाया। क्या अद्भुत आत्मिक शक्ति है इस उम्र में इस तरह की उपलब्धि प्राप्त करना। यह ज़ियाओ मिंग वास्तव में एक स्वर्गीय प्रतिभा है। अगर यह बोन एफ के लिए नहीं होता लंगड़ा रिंग, मैं निश्चित रूप से आज उसकी जांच से बच नहीं सकता था। रिंग पर याओ लाओ के विचारों के बारे में कोई नहीं जानता था। बाहर जियो मिंग ने जियो झान की विनती भरी आंखों को देखा और फिर से कोशिश की। इस बार जियो मिंग ने जानबूझकर चाल को थोड़ा मजबूत बनाया। जियो यान ने केवल अपने शरीर को ढकने वाली किसी चीज की एक बड़ी लहर महसूस की। लगभग उसका पूरा शरीर उसके सामने जियो मिंग की आंखों के सामने पूरी तरह से खुला हुआ लग रहा था। नग्न महसूस करने का यह एहसास सुखद नहीं था, लेकिन जियो यान ने फिर भी खुद को अपनी शर्मिंदगी को नियंत्रित करने के लिए मजबूर किया और उम्मीद भरी आंखों से जियो मिंग को देखा। थोड़ी देर बाद जियो मिंग ने अपनी आंखें खोली और एक असहाय आवाज में कहा, नहीं, परिणाम पहले जैसा ही है। जियो यान बीमार नहीं है। शायद मैं इसे पहचानने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ज़ियाओ यान ने शब्द सुने। उसके शरीर पर जोरदार चोट लगी और उसका दिमाग थोड़ा भ्रमित था। ज़ियाओ मिंग पर्याप्त मजबूत नहीं था। वह पर्याप्त मजबूत कैसे नहीं हो सकता था? छठी श्रेणी का कीमियागर किस तरह का अस्तित्व था? वह एक ऐसा अस्तित्व था जो जियामा साम्राज्य में अनगिनत लोगों के ऊपर था। क्या ऐसा हो सकता है कि वास्तव में ठीक होने का कोई तरीका नहीं था? ज़ियाओ झान और उसका बेटा, जो बहुत बुरे मूड में थे, चले गए। हालांकि उनके जाने के कुछ ही समय बाद जी यान, जो किनारे पर खड़ा था, एक नाजुक आवाज में बोला, ज़ियाओ मिंग, तुम्हें निश्चित रूप से उस क्या नाम की समस्या के बारे में अभी पता चला है न? ओह, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कुर्सी पर बैठे हुए ज़ियाओ मिंग ने दिलचस्पी से पूछा। क्योंकि तुमने एक पल पहले उस व्यक्ति की जांच करने में अपनी सारी ताकत लगा दी थी, जो दर्शाता है कि तुम उस व्यक्ति की बीमारी को गंभीरता से लेते हो, लेकिन फिर तुमने कहा कि तुम्हें पता नहीं चला किसी भी समस्या को आसानी से जाने देना जो आपके चरित्र के अनुरूप नहीं है। जी यान ने मुस्कुराते हुए कहा। ज़ियाओ मिंग के साथ इतने साल बिताने के बाद ज़ियाओ मिंग उसके चरित्र को बहुत अच्छी तरह से जानता था, और इसी तरह जी यान भी ज़ियाओ मिंग के चरित्र को अच्छी तरह से जानता था। जी यान की धारणा में जब तक यह एक समस्या थी जिसे ज़ियाओ मिंग गंभीरता से लेता था, तब तक वह लंबे समय तक इसका बहुत सावधानी से अध्ययन करेगा। ज़ियाओ यान को रखने और कई बार उसकी जांच करने के बजाय उसे जाने देना अनुचित था। एकमात्र स्पष्टीकरण यह था कि ज़ियाओ मिंग पहले से ही उस व्यक्ति की बीमारी का कारण जानता था। वास्तव में, लेकिन मैंने जो कुछ क्षण पहले कहा वह सच है। उसके शरीर में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। जिस कारण से उसका दुखी हुई क्षेत्र पीछे चला गया वह कुछ और था। उसे अपनी प्रतिभा वापस पाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसमें हस्तक्षेप करने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा। ज़ियाओ मिंग ने ज़ियान के छोटे सिर को थपथपाया और समझाया। ज़ियान ने अपना सिर हिलाया जैसे कि वह समझ गई हो, फिर उसने चिंता करना बंद कर दिया। चाहे ज़ियाओ यान ठीक हो जाए या नहीं, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। अध्याय 97। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय, गुरु और शिष्य। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय, जिसकी विरासत पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, ने इस प्राचीन संप्रदाय को जियामा साम्राज्य के शीर्ष पर खड़ा किया। यदि संप्रदाय के नियम सम्राट से सत्ता न छीनने के नहीं होते, तो डर है कि पिछले कई राजवंशीय परिवर्तनों में मिस्टी क्लाउड संप्रदाय ने पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर लिया होता। हालांकि इसने पूरे साम्राज्य को नियंत्रित नहीं किया, लेकिन साम्राज्य में संप्रदाय की स्थिति के बारे में कोई संदेह नहीं है। संप्रदाय की स्थापना मिस्टी क्लाउड पर्वत पर की गई थी, जो शाही राजधानी से केवल कुछ दसियों किलोमीटर दूर है। अगर संप्रदाय ने इसे चुना, तो यह स्वाभाविक रूप से इसलिए था क्योंकि यह एक फेंग शुई खजाना था। यह एक अकेली चोटी नहीं है, बल्कि कई पहाड़ों से घिरी हुई है। यह उन सभी में सबसे ऊंची है, और जब आसपास के पहाड़ आसमान की ओर झुकते हैं, तो यह अचानक एक तलवार की तरह दिखाई देती है, जो सीधे नीले आसमान की ओर इशारा करती है। जैसे कि आकाश की अवहेलना करते हुए उजागर चोटी द्वीपों की तरह लटके हुए सफेद बादलों के समूहों से घिरी हुई है। खड़ी बादलों से भरी पहाड़ी के शीर्ष पर धुंध से एक पतली आकृति उभरी हुई थी। महिला ने बैंगनी और नीले रंग का लबादा पहना हुआ है,
जो सोने की जड़ाई से सजी हुई है, और उसके लंबे नीले सफ़ेद बाल आंशिक रूप से फीनिक्स के लंबे गीत की तरह पीछे खींचे हुए हैं, जो एक स्पष्ट कुलीनता को प्रकट करते हैं। उसका सुंदर और मार्मिक चेहरा बहुत शांत था, पहाड़ों में एक स्पष्ट वसंत की तरह, जिसने लोगों को उसके महान आचरण पर विस्मय महसूस कराया। टैप 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 टैप। जैसे ही महिला अपने सामने बादलों को सोच समझकर देख रही थी, उसके पीछे पदचिह्न सुनाई दिए। महिला ने मुड़कर उस व्यक्ति को देखा जो आ रहा था। वह एक ठंडी दिखने वाली युवती थी जिसका सुंदर और नाजुक चेहरा किसी स्वर्गीय परी की तरह लग रहा था। उसने एक काले रंग की पोशाक पहनी थी जिसमें उसके सुडौल शरीर पर सुनहरी धारियां बनी हुई थीं। युवती के चेहरे को देखते हुए, जो उदासी के संकेत के साथ रंगा हुआ लग रहा था, महिला ने कुछ हैरान होकर पूछा, यानरान, क्या तुम कल घर नहीं गई? तुम खुश क्यों नहीं देख रही हो? क्या तुम किसी चीज में फंस गई? अपने गुरु का सवाल सुनकर नालन यानरान को याद आया कि उसके पिता और दादा ने घर लौटने पर उससे क्या कहा था, और वह अंदर से उदासी महसूस किए बिना नहीं रह सकी। गुरु, आप जानते थे कि मेरे पास एक विवाह अनुबंध है न? ठीक है, मैंने आपको ये कहते हुए सुना। क्या यह इस मामले से संबंधित हो सकता है? युन युन ने अपने प्रशिक्षु की बातों को ध्यान से सुना। रोवन ने कुछ संदेह के साथ पूछा। उसे पता था कि उसके इस शिष्य का विवाह अनुबंध था, लेकिन ऐसा लगता था कि यह शिष्य हमेशा इस विवाह अनुबंध के प्रति बहुत प्रतिरोधी रहा था और शायद ही कभी इसका उल्लेख करता था। जिस व्यक्ति से मेरी सगाई हुई है, वह वुटैन शहर के ज़ियाओ परिवार से है। वुटैन शहर का ज़ियाओ परिवार। जैसे ही नालन यानरान ने ये शब्द कहे, युन युन को लगा कि उसने इस परिवार के बारे में सुना है, और जल्द ही उसके दिमाग में एक रोशनी आई और उसने उस जानकारी के बारे में सोचा जो उसे कुछ समय पहले ही प्रस्तुत की गई थी। उसके मुंह से निकला, वुटैन शहर का ज़ियाओ परिवार, वह परिवार जहां से ज़ियाओ मिंग आया था। ये सही है, यह ज़ियाओ परिवार है जहां से जियामा साम्राज्य के 1000 वर्षों में दुर्लभ रूप से पाई जाने वाली राक्षसी प्रतिभा के रूप में जाना जाता है, ज़ियाओ मिंग, आया था। कुछ समय पहले खबर आई थी कि ज़ियाओ मिंग जियानान अकादमी से लौट आया था, और मेरे दादाजी ने मुझे वहां जाने के लिए एक समय खोजने के लिए कहा। वहां जाने के लिए? अपने रिश्तेदारों को पहचानने के लिए। नालन यानरान की अभिव्यक्ति कुछ हद तक नाराज थी। जब युन युन ने ये शब्द सुने, तो वह अपने दिल में जानती थी कि यह रिश्तेदारी मान्यता एक झूठ थी। दो परिवारों को एक साथ लाना असली बात थी, है न? धुंधले बादल संप्रदाय से मिली जानकारी के अनुसार वह पहले ही जान चुकी थी कि ज़ियाओ कबीले का ज़ियाओ मिंग एक शक्तिशाली डू किंग था और छठे दर्जे का कीमियागर भी था। एक डू किंग पावर हाउस और एक किशोर छठे दर्जे का कीमियागर वास्तव में एक ऐसा अस्तित्व था जिसे प्रणाम करने की आवश्यकता थी। वास्तव में ज़ियाओ मिंग के लिए युन युन ने बहुत समय पहले उसके महान नाम के बारे में सुना था। केवल उस समय ज़ियाओ मिंग की प्रतिभा इतनी अतिरंजित थी कि उसे लगा कि यह एक झूठी अफवाह है। जब ज़ियाओ मिंग बाद में जियानान अकादमी गई, तब तक उसे एहसास हो गया था कि यह झूठी अफवाह नहीं थी और उसे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में लाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वास्तव में यह इस तथ्य से भी संबंधित था कि ज़ियाओ मिंग की प्रतिभा बहुत कम समय के लिए उजागर हुई थी। अपनी प्रतिभा के उजागर होने के बाद ज़ियाओ मिंग ज्यादा समय तक ज़ियाओ परिवार में नहीं रहा। इसके अलावा जियामा साम्राज्य में ज्यादातर ताकतें खून से जुड़े परिवार थे, इसलिए ज़ियाओ मिंग का जियामा साम्राज्य छोड़ने से पहले अन्य प्रमुख ताकतों से कोई संपर्क नहीं था। युन युन ने जो सोचा उसे एक तरफ छोड़ दें। नालन यानरान, जो उसके सामने थी, अंदर ही अंदर संघर्ष करने के बाद दृढ़ स्वर में बोली, मास्टर, मैं विवाह व्यवस्था को रद्द करना चाहती हूँ। क्या आपने पहले ही अपना मन बना लिया है? जियामा साम्राज्य की कोई भी ताकत अब वुटान शहर के ज़ियाओ परिवार के बुरे पक्ष में नहीं जाना चाहती। इसका कारण यह है कि ज़ियाओ मिंग एक छठी श्रेणी का कीमियागर है, यानी 14 वर्षीय छठी श्रेणी का। आपका परिवार निश्चित रूप से विवाह व्यवस्था को रद्द करने से सहमत नहीं होगा। नालन यानरान ने अपने होठों को कसकर बंद किया और जिद्दी चेहरे के साथ कहा, जब से मैंने इस व्यवस्था के बारे में सुना है, तब से मैं विवाह व्यवस्था को रद्द करने के बारे में सोच रही हूँ। भले ही वह ज़ियाओ मिंग ही क्यों न हो, मुझे इस सगाई से अलग होना ही होगा। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती जिसे मैं नहीं जानती। नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी का इस्तेमाल मेरे परिवार की हैसियत के लिए सौदेबाजी के तौर पर किया जाए। युन युन ने आह भरी और नालन यानरान के सिर को थपथपाने के लिए आगे बढ़ी। अपनी प्रिय शिष्या को देखते हुए उसने धीरे से कहा, ऐसे में तो चलिए विवाह समझौते को रद्द कर देते हैं। आप मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के छोटे संप्रदाय के नेता हैं। जब तक आप नहीं चाहते, जियामा साम्राज्य में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको मजबूर कर सके। हालांकि ज़ियाओ मिंग भी एक लक्ष्य था जिसे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय आकर्षित करना चाहता था। हालांकि
युन युन को अभी भी जियाओ मिंग को आकर्षित करने से ज्यादा अपने शिष्य की भावनाओं की परवाह थी। इसके अलावा जियाओ मिंग के स्तर के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को आकर्षित करना आसान नहीं था, और उसके प्रशिक्षु की शादी की व्यवस्था में दूसरा पक्ष वह नहीं था, इसलिए वह बस शादी को रद्द कर देगी। जब तक पर्याप्त मुआवजा दिया जाता है तब तक ये ठीक होना चाहिए। ये सिर्फ इतना था कि जियाओ परिवार के पास अब छठे दर्जे का कीमियागर था, वे अब दूसरे दर्जे की शक्ति नहीं थे, और दरवाजे पर दस्तक देते समय शिष्टाचार की कमी नहीं होनी चाहिए। कुछ सोचने के बाद युन युन ने कहा, कल मैं व्यक्तिगत रूप से शादी को रद्द करने के लिए जियाओ परिवार के पास जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। जियामा पवित्र शहर, शाही शहर में गहराई में, पीछे के पहाड़ में एक सुनसान बांस के जंगल में। बांस के जंगल के बीच में बजरी वाली सड़क पर असामान्य रूप से तेज गति से दौड़ा। बजरी वाला रास्ता सीधे पहाड़ की चोटी पर जाता था, और वह व्यक्ति तब तक नहीं रुका जब तक वह रास्ते के अंत तक नहीं पहुंच गया। उसके सामने जो दिखाई दिया वह एक विशाल झील थी, जिसके बीच में एक छोटा सा मंडप था, जिसमें लिनन पहने एक बूढ़ा आदमी चाय पी रहा था। जाहिर है, आकृति के आगमन को भांपते हुए लिनन लबादे वाले बूढ़े आदमी का दाहिना हाथ, जो खोखलों से खेल रहा था, धीमी आवाज में बोलने से पहले थोड़ा रुका। छाया रक्षक, यह क्या है? आवाज तेज नहीं थी, लेकिन यह बाहर की आकृति के कानों तक ठीक से पहुंची। इस अचानक आवाज को सुनकर छाया घबराए नहीं, बल्कि जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई, जैसे कि उसे इसकी आदत हो। अपने हाथों को आपस में जोड़ा और सम्मानपूर्वक कहा, वू टैन शहर से खबर आई है कि जियाओ कबीले का जियाओ मिंग पहले से ही छठे दर्जे का कीमियागर है, और इस बार उसके साथ एक शक्तिशाली डूकिंग भी है जो उसके साथ कबीले में लौट आया है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। झील मंडप के बीच में लिनन पहने बुजुर्ग के हाथ, जो अपने चाय के सेट के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, हिंसक रूप से कांप रहा था। एक छठे स्तर का कीमियागर। जानकारी में कुछ भी गलत नहीं है ना? जिस रात जियाओ मिंग जियाओ परिवार में लौटा, जियाओ परिवार ने उसके लिए एक भोज का आयोजन किया, और जियाओ कबीले के मुखिया ने सार्वजनिक रूप से कहा कि जियाओ मिंग एक छठे स्तर का कीमियागर था, और जियाओ मिंग उस समय मौजूद था और उसने इसका खंडन नहीं किया। अध्याय 98। संघ के इरादे। शांत समुद्री स्केली जानवर। तो वह वास्तव में एक छठे स्तर का कीमियागर है। ओह, ये प्रतिभा वास्तव में एक राक्षसी प्रतिभा के रूप में प्रशंसा किए जाने योग्य है, जो शायद ही 1000 वर्षों में पाई जाती है। इस जानकारी को पचाने के लिए मंडप में लिनन वस्त्र पहने बुजुर्ग ने आह भरने से पहले एक लंबी चुप्पी साध ली। एक छठी श्रेणी का कीमियागर। अतीत में पूरे जियामा साम्राज्य में केवल एक छठी श्रेणी का कीमियागर था, और गूहे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के एक संबद्ध बुजुर्ग हैं। उन्होंने वर्षों से मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के लिए कई मजबूत लोगों का निर्माण किया है। ओह, मिस्टी क्लाउड संप्रदाय। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का इतिहास हजारों साल पुराना है, जबकि जियामा साम्राज्य की स्थापना केवल कुछ 100 साल पहले हुई थी, और उनकी विरासत मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की तुलना में बहुत कम है। यदि यह मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शाही परिवार के मामलों में हस्तक्षेप न करने के प्राचीन नियम के लिए नहीं होता, तो किसी को डर है कि जियामा के साम्राज्य को बहुत पहले ही मिस्टी क्लाउड साम्राज्य कहा जाता। हालांकि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय शाही परिवार में हस्तक्षेप न करने का एक प्राचीन नियम है, इससे शाही परिवार को सुरक्षा नहीं मिलती, जो स्वभाव से ही अविश्वासी है। शाही परिवार विद्रोह करने की क्षमता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को मौत के घाट उतार देना चाहता था। हालांकि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय इतना शक्तिशाली था कि वे सफल नहीं हो सके। हालांकि वे बाघ की मूंछों को सहलाने की हिम्मत नहीं कर पाए, फिर भी जियामा शाही परिवार ने मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से खुद को बचाने के लिए मिस्टी क्लाउड पर्वत की तलहटी में 100,000 सैनिकों को तैनात किया, जहां वे हर दिन प्रशिक्षण लेते थे। ये स्पष्ट था कि वे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से किस हद तक डरते थे। अब जबकि जियामा साम्राज्य के पास एक अतिरिक्त छठी श्रेणी का कीमियागर या एक आशाजनक भविष्य वाला युवा कीमियागर था, जियामा शाही परिवार स्वाभाविक रूप से उसे जाने नहीं दे सकता था। केवल मंडप में मौजूद बुजुर्ग के कुछ कहने से पहले आधे घुटने टेकने वाला व्यक्ति फिर से बोला, हमारे पास एक और खबर भी है। क्या खबर है? बताओ। शेरदिल कमांडर की पोती का जियो परिवार के तीसरे युवा गुरु के साथ विवाह समझौता है। क्या वह नलन यानरान है जिसे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के नेता यूंग ने शिष्य के रूप में लिया था? बुजुर्ग ने चकित होकर पूछा। हाँ, छाया रक्षक ने सम्मानजनक स्वर में उत्तर दिया। जियो यान और नलन यानरान के बीच विवाह व्यवस्था केवल जियो लिन और नलन जी द्वारा किया गया एक मौखिक समझौता था,
इसलिए पहले जियो और नलन परिवारों में बहुत से लोग नहीं थे जो इस मौखिक समझौते के बारे में जानते थे। हालांकि जब नलन यानरान नाबालिग थी तो जियोयान की असाधारण प्रतिभा के कारण उसे अक्सर जियोयान के योग्य बनने के लिए खेती करने और इस विवाह व्यवस्था में नलन परिवार को हारने नहीं देना पड़ता था, जिससे नलन परिवार के कई लोगों को इस मामले के बारे में पता चल गया। केवल जब जियो मिंग पढ़ाई करने के लिए बाहर गया था तो जियोयान का क्षेत्र अचानक गिर गया और उसके बाद जियो मिंग की हाल ही में वापसी तक किसी ने धीरे धीरे इस मामले का उल्लेख नहीं किया और उसके बाद ही नलन परिवार ने इसका फिर से उल्लेख किया। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय पहले से ही छठे दर्जे के किमियागर गुहे के साथ जुड़ा हुआ था और अब वे ज़ियाओ कबीले के साथ जुड़ना चाहते थे। वे ऐसा कैसे होने दे सकते थे? क्या ये सिर्फ एक विवाह गठबंधन नहीं है? जियामा शाही परिवार में महिलाओं के अलावा किसी और चीज की कमी हो सकती है। अगर मिस्टी क्लाउड संप्रदाय और ज़ियाओ परिवार के तीसरे युवा गुरु विवाह में एकजुट होते हैं तो वे सीधे ज़ियाओ मिंग के साथ एकजुट होंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए लिनन रॉब वाले बुजुर्ग ने कहा, सबसे बड़ी राजकुमारी याओ ये से कहो कि वह जल्दी से मुझसे मिलने आए। हाँ, आदेश प्राप्त करने पर शैडोगार्ड ने जवाब दिया और जल्दी से वहां से चला गया। शैडोगार्ड के चले जाने के बाद विशाल झील की शांत सतह अचानक उबलने लगी और पानी के कई बुलबुले उभर आए। जैसे ही झील की सतह उबलने लगी, झील के तल से धीरे धीरे एक राजसी आभा उठने लगी। धमाका! जैसे ही झील उबल रही थी, झील से अचानक पानी का एक विशाल स्तंभ फूट पड़ा। दहाड़! जैसे ही पानी का स्तंभ आसमान की ओर बढ़ा, झील से अचानक एक गरजने वाली और अजीब जानवर की दहाड़ निकली और जानवर का विशाल आकार तुरंत झील के आधे हिस्से पर छा गया। झील के ऊपर दिखाई देने वाला जानवर सैकड़ों मीटर लंबा था। उसका घुमावदार विशाल शरीर गहरे नीले रंग के तराजू से ढका हुआ था जो सूरज की रोशनी में एक घनी ठंडी चमक को दर्शाता था। उस विशाल सिर पर एक नीला पेंचदार सींग था। इसकी लालटेन जैसी बड़ी आंखें देखने में काफी डरावनी थीं। जैसे ही यह जानवर दिखाई दिया, आसपास के आकाश और पृथ्वी की हवा बहुत अधिक नम हो गई। वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी इस बदलाव से प्रभावित नहीं था। बूढ़ी जिया, क्या तुम उस छठी श्रेणी के किमियागर को आकर्षित करने जा रही हो? जैसे ही विशालकाय जानवर दिखाई दिया, झील के ऊपर एक गरजती हुई आवाज गूंज उठी। क्या तुमने अभी सब कुछ सुना? ये सही है, मैं उस छठी श्रेणी के किमियागर को आकर्षित करना चाहता हूँ। ये सबसे अच्छा होगा अगर याओ ये उससे शादी कर ले। हे, एक आशाजनक भविष्य वाला छठी श्रेणी का किमियागर निश्चित रूप से शाही परिवार को बहुत अधिक शक्तिशाली लोगों को रखने की अनुमति देगा। जिया जिंगतियान ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, जैसे कि उसने पहले ही भविष्य के शाही परिवार को देख लिया हो जहां बड़ी संख्या में प्रतिभाएं उभरी हों। तुम इंसानों को ये कुटिल विचार पसंद हैं। आकर्षित करो या न करो मुझे परवाह नहीं है। इन सालों में मेरी चोटें फिर से उभर आई हैं। अगर मुझे जल्द से जल्द इलाज नहीं मिला तो मुझे डर है कि कुछ सालों में मुझे उन्हें सोकर दबाना पड़ेगा। कुछ सोचो। जादुई जानवर की भारी आवाज से झील की सतह थोड़ी कांप उठी। झील की सतह पर एक नर्म लहर सी उठी। क्या आपकी चोटें फिर से उभर आई हैं? जिया जिंगतियान ने उसके शब्दों पर भौहें सिकुड़ी। यह अच्छी खबर नहीं थी। उसके सामने जादुई जानवर उसके ही छठे दर्जे का था, जिसे शांत समुद्र का पपड़ीदार जानवर कहा जाता था, और वह जियामा साम्राज्य का सुरक्षात्मक जानवर था। अपने शुरुआती वर्षों में उसने साम्राज्य के आकार को बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ी थी और ऐसी चोटों का शिकार हुआ था जिनके बारे में वह स्वाभाविक रूप से अच्छी तरह से जानता था। शाही परिवार ने वर्षों से उसकी बीमारियों का इलाज करने के लिए गुप्त रूप से कई उच्च स्तरीय किमियागरों को काम पर रखा था, लेकिन बहुत कम सफलता के साथ उसे कोई परिणाम नहीं मिला और वह अपनी चोटों को जबरन दबाने के लिए केवल अपनी मजबूत साधना पर भरोसा कर सकता था। अगर वे छठे दर्जे के शांत समुद्र के पपड़ीदार जानवर को फिर से बीमार होने देते हैं तो शाही परिवार निस्संदेह एक अत्यंत महत्वपूर्ण युद्ध बल खो देगा। जियामा साम्राज्य भी संकट में होगा। इसके अलावा जब उसने समय की गिनती की तो उसने पाया कि उसके जीवनकाल के अंत से पहले उसके पास बहुत साल नहीं बचे थे। वह दो पूर्वज तक पहुंचने के बारे में निश्चित नहीं था, इसलिए जियामा शाही परिवार शांत समुद्री स्केली जानवर से और भी अधिक अविभाज्य होगा। एक आह के साथ जिया जिंगतियान ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, इस बार अपनी चोटों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही इस बार विवाह गठबंधन असफल हो, मैं याओ ये को जियामा पवित्र शहर में आपको देखने के लिए आमंत्रित करूंगा और संयोग से मैं उससे ज़ोन ब्रेकिंग पिल को परिष्कृत करने में मेरी मदद करने के लिए कहूंगा। ज़ियाओ मिंग अभी अभी जियानान अकादमी से लौटा था और उसका अन्य शक्तियों से कोई संबंध नहीं था,
इसलिए अगर उसे एक गोली को परिष्कृत करने के लिए कहा जाता है तो उसे मना नहीं करना चाहिए। जियामा शाही परिवार कई वर्षों से जियामा साम्राज्य का नेतृत्व कर रहा था और काफी धनी था, इसलिए गोली और छठी श्रेणी के कीमियागर की फीस के लिए औषधीय जड़ी बूटियों के कुछ जोड़े इकट्ठा करना कोई समस्या नहीं होगी। शांत समुद्री स्केली बीस्ट ने शब्दों को सुना और उसके विशाल सिर ने संतुष्टि में थोड़ा सा सिर हिलाया। बूढ़े जिया, चूंकि आपके पास एक योजना है तो मैं आपकी खुशखबरी का इंतजार करूंगा। ये कहने के बाद उसने अपना सिर घुमाया और झील के तल पर चला गया। उसका विशाल शरीर झील में डूब गया और कई लहरें उठीं। एक पल बाद झील की सतह फिर से शांत हो गई, जैसे कि एक पल पहले शांत समुद्री स्केली बीस्ट का विशालकाय शरीर सिर्फ एक भ्रम था। दूसरी ओर जिया जिंगतियान ने अपना सिर हिलाया, खुद के लिए एक और कप चाय डाली और धीरे धीरे उसका स्वाद लिया। कुछ ही देर में उसने पदचिह्न सुने और एक शानदार ब्रोकेड लबादा पहने राक्षसी आकर्षण वाली एक युवती बांस के जंगल के बजरी वाले रास्ते पर दिखाई दी। सुंदर महिला शैडो गार्ड की तरह बजरी वाली सड़क के अंत में नहीं रुकी, बल्कि झील के बीचों बीच मंडप में जिया जिंगतियान की ओर सीधे चली गई। जब वह झील के मंडप में दाखिल हुई तभी महिला बोली, परदादा ने ये रसे पूछा, क्या कोई आदेश है? अध्याय 99 अधिसूचना पत्र, पिता और पुत्र की रात्रि वार्ता। जिया जिंगतियान ने अपनी परपोती की ओर देखा और पहले उसे अपने सामने बैठने के लिए कहा, फिर धीरे से कहा, ये तुमने वुटैन शहर में जियो परिवार की खबर सुनी होगी। याओ ये ने शांति से उत्तर दिया, परदादा, क्या तुम जियो परिवार के जियो मिंग मामले की बात कर रहे हो? कुछ समय पहले शैडो गार्ड ने मुझे जानकारी दी थी और मैंने इसे पहले ही पढ़ लिया है। तो फिर तुम जियो मिंग के बारे में क्या सोचते हो? जिया जिंगतियान ने पूछा। याओ ये ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, वह एक राक्षस है और वह बड़ा हो गया है। शाही परिवार की स्थिरता के लिए हमें उसे आकर्षित करने में सक्षम होना चाहिए। अगर हम सफल होते हैं तो एक छठी श्रेणी का कीमियागर धुंधले बादल संप्रदाय के पिल्किंग बूहे द्वारा लाए गए प्रभाव का मुकाबला कर सकता है। जियामा शाही परिवार की सबसे बड़ी राजकुमारी के रूप में और चूंकि जिया जिंगतियान ने हमेशा उसे जियामा साम्राज्य के शासक के रूप में विकसित करने का इरादा किया था, इसलिए पहली बात जो उसके दिमाग में आई वह जियामा शाही परिवार के हित थे। इस पर जिया जिंगतियान ने संतुष्टि में सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं, हमें उसे आकर्षित करना है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि आप व्यक्तिगत रूप से वुटैन शहर की यात्रा करें। जिया शिन के बारे में जितियान के निर्णय से याओ ही थोड़ा हैरान हुआ। हालांकि उसने सोचा कि जियाओ मिंग कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे उन्हें वास्तव में आकर्षित करना था। एक छठे स्तर का कीमियागर पहले से ही अपने दम पर एक बड़ी ताकत बना सकता था। इस क्षमता के साथ वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे केवल उससे मिलने जाने से आकर्षित किया जा सके। मिस्टी क्लाउड सैक्ट पिल्किंग गुहे को भर्ती करने में सक्षम होने का कारण अभी भी था, क्योंकि उस समय गुहे अभी तक छठे स्तर का कीमियागर नहीं था और मिस्टी क्लाउड सैक्ट की विरासत की मदद से गुहे अधिक आसानी से छठे स्तर तक आगे बढ़ने में सक्षम था। इसके अलावा गुहे को मिस्टी क्लाउड सैक्ट का नेता यूं पसंद था और यह एक और महत्वपूर्ण कारण था कि वे गुहे को बांधने में सक्षम थे। जियाओ मिंग गुहे जैसा नहीं था और शाही परिवार में कोई भी ऐसा नहीं था जिसे वह पसंद करता हो। अब भले ही वह वहां यात्रा करे, उसे डर था कि इससे बहुत फायदा नहीं होगा। उसने जो सोचा था उसके अनुसार किसी के लिए एक उदार उपहार भेजना और अच्छे संबंध बनाना पर्याप्त होगा। उन्हें दरवाजे के पास जाने से पहले दूसरे पक्ष की पसंद का भी अध्ययन करना था, है न? मैं स्वाभाविक रूप से आपके विचारों को समझता हूँ। हालांकि आप ये एक को नहीं जानते होंगे, लेकिन मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के छोटे संप्रदाय के नेता ने वुटैन शहर के जियाओ परिवार के साथ विवाह की व्यवस्था की है। हालांकि विवाह व्यवस्था का विषय जियाओ मिंग नहीं है, हालांकि एक कबीले के सदस्य की पहचान के साथ जियाओ मिंग और मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के बीच संबंध बहुत करीब होंगे और जब समय आएगा तो दो छठे स्तर के कीमियागरों के साथ मुझे डर है कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का प्रभाव अब से कहीं अधिक होगा। लेकिन यह विवाह संबंध ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम अपने दम पर तोड़ सके, जब तक कि याओ ये ने मुख्य बिंदु के बारे में सोचा और अचानक अपना मुंह बंद कर लिया। वह एक मूर्ख व्यक्ति नहीं है और अब वह स्वाभाविक रूप से जिया जिंगतियान का अर्थ समझती है। एक लंबी सांस के बाद याओ ये ने कहा, मैं समझती हूँ, ये इस मामले में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगी। मैं सफलता की गारंटी नहीं दे सकती। आखिरकार जियाओ मिंग एक चमत्कारी प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वह ये को नोटिस करेगा या नहीं, यह एक और कहानी है। ठीक है, इस मामले में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, भले ही यह काम न करे,
फिर भी तुम्हें एक अच्छा रिश्ता बनाना होगा। मैं समझती हूँ। ठीक है, इस यात्रा पर तुम्हें एक और काम करना है। सुरक्षात्मक दिव्य जानवर। शांत समुद्र स्केली जानवर की चोटें फिर से प्रकट हो गई हैं। उसे दिव्य जानवर को देखने के लिए जियामा पवित्र शहर में आने के लिए आमंत्रित करना याद रखना। मैं अपने लिए एक जोन ब्रेकिंग पिल को परिष्कृत करने में भी उसकी मदद चाहती हूँ। भुगतान का मामला अच्छी तरह से बातचीत करके तय किया जाएगा। याओ ये ने जवाब में आसानी से सिर हिलाया। पिछले मामले की तुलना में उसने सोचा कि जियाओ मिंग को एक गोली को परिष्कृत करने और मेडिकल चेकअप करने के लिए आमंत्रित करना अभी भी बहुत आसान था। ठीक है, तैयार हो जाओ और इसके लिए जाओ। 2 दिन बाद जियाओ परिवार का द्वार। गेट के दोनों ओर पहरेदारों की 2 पंक्तियां गर्व से खड़ी थीं। सभी रास्तों की रखवाली कर रही थी और सभी दिशाओं में सुन रही थी। अचानक एक बूढ़ा आदमी भीड़ से बाहर निकला और उनकी ओर चला आया। ये देखकर पहरेदारों की 2 पंक्तियों में से एक उसका अभिवादन करने के लिए बाहर आया, उसे रोका और कहा, रुको, यह जियाओ परिवार का निवास है, आगंतुक को क्या चाहिए? मैं मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का एक उपयाचक हूँ और मैं एक अधिसूचना पत्र प्रस्तुत करने आया हूँ। बूढ़े आदमी ने कहा, अपनी छाती से एक सफेद पत्र निकालकर गार्ड को प्रस्तुत करते हुए। जियामा साम्राज्य में जब आधिकारिक तौर पर किसी अन्य शक्ति का दौरा किया जाता है तो नियमों के अनुसार किसी को दूसरे पक्ष को सूचित करने के लिए अपना स्वयं का अधिसूचना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि वे कब आएंगे। ये दूसरे पक्ष के मुख्य व्यक्ति के घर पर न होने की शर्मनाक स्थिति से भी बच जाएगा जब कोई दरवाजे पर आता है, और साथ ही दूसरे पक्ष को तैयार होने का समय देना अधिक विनम्र व्यवहार है। अधिसूचना पत्र प्रस्तुत न करना दरवाजे पर आने वाले अवांछित अतिथि के रूप में लिया जा सकता है। धुंधले बादल संप्रदाय से एक अधिसूचना पत्र। उसके शब्दों पर गार्ड को थोड़ा आश्चर्य हुआ। धुंधले बादल संप्रदाय जियामा साम्राज्य में एक प्रमुख शक्ति थी। ऐसा क्या था कि वे उसके जियो कबीले का दौरा करने का इरादा रखते थे? क्या ये सुप्रीम एल्डर जियो मिंग की वजह से था? हालांकि वह अपने दिल में बहुत हैरान था, गार्ड ने कोई और सवाल नहीं पूछा, लेकिन पत्र लिया और कवर को देखा और पाया कि यह वास्तव में धुंधले बादल संप्रदाय से एक अधिसूचना पत्र था जिस पर धुंधले बादल संप्रदाय का प्रतीक था। गार्ड ने जल्दी और विनम्रता से कहा, मैं कबीले के मुखिया को निमंत्रण भेजूंगा। ठीक है, चूंकि पत्र वितरित किया गया है इसलिए मैं अपनी छुट्टी लेता हूँ। ध्यान रखना ... चांद एक चांदी की डिस्क की तरह था और आकाश सितारों से भरा था। पहाड़ की चट्टान की चोटी पर जियाओयान घास पर लेट गया, अपने मुंह में हरी घास का एक पत्ता पकड़े हुए और उसे हल्के से चबाते हुए हल्की कड़वाहट को अपने मुंह में समा जाने दिया। उसने अपनी हथेली उठाई जो कुछ हद तक सफेद थी और उसे अपनी आंखों के सामने रखा, अपनी उंगलियों के खोखले भाग से आकाश में विशाल चांदी के चांद को देखा। कुछ दिन पहले जियाओ मिंग द्वारा दिए गए चेकअप के परिणामों को याद करते हुए जियाओयान ने हल्के से आह भरी और धीरे से अपने मुंह को बाहर निकाला। हथेली पर हाथ रखकर, सिर पर हाथ रखकर उसकी आंखें थोड़ी सी मंत्रमुग्ध थीं। क्या मुझे ठीक करने का कोई उपाय नहीं है? जियाओ मिंग के इलाज के असफल प्रयास के बाद कबीले के सदस्यों के बीच बढ़ती हुई गंदी बातों के बारे में सोचते हुए जियाओयान ने अपने मुंह में घास की जड़ थूक दी और अचानक भयंकर चेहरे के साथ खड़ा हो गया और रात के आसमान की ओर अपनी पूरी ताकत से दहाड़ते हुए बोला, कुत्ते के बच्चे, तुम अपने दादा को यहाँ बर्बाद करने के लिए लाए हो। भाड़ में जाओ। कुछ बार दहाड़ने के बाद ही जियाओयान की भावनाएं धीरे धीरे शांत हुई और उसका चेहरा अपनी सामान्य उदासी में लौट आया। बात यहाँ तक आ गई थी कि चाहे वह कितना भी क्रोधित क्यों न हो, वह डूबी हुई सर्पिल को फिर से हासिल नहीं कर पाएगा जिसे उसने इतनी मेहनत से विकसित किया था। जियाओयान ने अपना सिर कड़वाहट से हिलाया। उसका दिल वास्तव में कुछ हद तक दुखी था। आखिरकार उसे कुछ भी पता नहीं था कि उसके शरीर के साथ वास्तव में क्या हुआ था। वह हर दिन खुद की जांच करता था लेकिन उसे इसमें थोड़ी सी भी समस्या नहीं मिली। ये स्पष्ट था कि उम्र बढ़ने के साथ उसकी आत्मा और भी मजबूत होती जा रही थी और जिस दर से उसने डू क्यू को अवशोषित किया वह कुछ साल पहले की उसकी चरम अवस्था से भी कुछ अंक अधिक था। यहाँ तक कि जियाओ मिंग जैसे छठे दर्जे के कीमियागर ने भी कहा था कि उसके शरीर में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। ये सब साबित करता है कि उसकी प्रतिभा कभी कमजोर नहीं हुई थी। हालांकि उसके शरीर में प्रवेश करने वाली सभी डू क्यू बिना किसी अपवाद के गायब हो गई थी, ऐसी अजीब स्थिति जिसने जियाओयान को उदास महसूस कराया। जियाओयान ने उदास आह भरते हुए अपनी हथेली उठाए और उसकी उंगली पर एक काली अंगूठी थी जो किसी अज्ञात सामग्री से बनी एक प्राचीन अंगूठी थी जिस पर कुछ धुंधले पैटर्न चित्रित थे। यह एकमात्र उपहार था जो उसकी मां ने मरने से पहले उसे दिया था। उसने इसे 4 साल की उम्र से 10 साल तक पहना था
और अपनी माँ की विरासत होने के कारण ज़ियाओ यान को इससे लगाव हो गया था। पिछले कुछ सालों में मैं वास्तव में अपनी माँ की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा हूँ। एक गहरी सांस छोड़ते हुए ज़ियाओयान ने अचानक अपना सिर पीछे घुमाया और अंधेरे जंगल की ओर गर्मजोशी से मुस्कुराया। पिताजी, क्या आप यहाँ हैं? हालांकि उसका डूक्यू केवल 3 सितारों में था। हालांकि अपने 2 जीवन कालों के कारण ज़ियाओयान की आत्मा की धारणा असाधारण रूप से तेज थी, और जब उसने अपनी माँ के बारे में पहले बात की थी तो उसने जंगल में हलचल का संकेत महसूस किया था। हाँ, यानर, तुम इस समय यहाँ क्यों हो? जंगल से कुछ पलों की खामोशी के बाद एक आदमी की कुछ चिंतित हंसी आई। पेड़ की शाखाएं एक पल के लिए हिल गई और एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर झांका। उसके चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि वह चांदनी में खड़े अपने बेटे को देख रहा था। अधेड़ उम्र का आदमी एक शानदार ग्रे सूट पहने हुए था और एक निश्चित राजसी ढंग से चल रहा था। उसके चेहरे पर एक जोड़ी मोटी भौहें थी जो गर्व के कुछ बिंदु जोड़ती थी। पिताजी, क्या आप अभी तक आराम करने नहीं गए हैं? जियो झान को देखते हुए जियोयान के चेहरे पर मुस्कान और भी मजबूत हो गई। यान प्र, क्या तुम अभी भी जियोमिंग के निदान के बारे में सोच रहे हो? ओह, सोचने की क्या बात है? जियोयान ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसकी मुस्कान कुछ हद तक मजबूरी में थी। आह! जियोयान के अभी भी कुछ हद तक कोमल चेहरे को देखते हुए जियो झान ने आह भरी और एक पल की चुप्पी के बाद उसने अचानक कहा, यान प्र, तुम लगभग 15 साल की हो, है ना? पिताजी, बस 1 साल से थोड़ा ज्यादा समय में ऐसा लगता है कि वयस्कता समारोह का समय आ जाएगा। जियो झान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। हाँ पिताजी, अभी भी 1 साल से ज्यादा समय बाकी है। अपनी हथेलियों को थोड़ा सा भींचते हुए जियोयान शांति से वापस लौटा। स्वाभाविक रूप से वह अच्छी तरह से जानता था कि जब तक वयस्कता का समारोह नहीं आ जाता तब तक वह, जिसके पास आवश्यक साधना नहीं है, डूक्यूई तकनीकों की खोज में डू तकनीक हॉल में प्रवेश करने से अयोग्य हो जाएगा, और इस प्रकार उसे सामान्य पारिवारिक चीजों से निपटने के लिए विभिन्न पारिवारिक संपत्तियों को सौंपा जाएगा जो परिवार के कबीले के नियम थे, और भले ही उसके पिता कबीले के मुखिया हों, इसे बदलना असंभव था। क्षमा करें यान एर, यदि आपका डूक्यूई 1 वर्ष के भीतर 7 सितारा तक नहीं पहुंचता है तो पिता को आपको परिवार की संपत्तियों में से एक को दर्दनाक रूप से सौंपना होगा। आखिरकार इस परिवार में ये पिता नहीं है जो अंतिम निर्णय लेता है, वे बुजुर्ग आपके पिता से किसी भी समय गलती करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और अब परिवार में एक अतिरिक्त सर्वोच्च बुजुर्ग है। शांत ज़ियाओयान को देखते हुए ज़ियाओ झान ने एक क्षमा प्रार्थी स्वर में कहा, पिताजी, मैं कड़ी मेहनत करूंगा और 1 या 2 साल में मैं निश्चित रूप से 7 सितारा डू शिष्य तक पहुंच जाऊंगा। एक पल की चुप्पी के बाद ज़ियाओयान मुस्कुराया और सांत्वना देते हुए कहा, 1 साल में 4 सितारे? मुझे डर है कि केवल ज़ियाओ मिंग ही ऐसा कर सकता है। हालांकि उसके मुंह से उसके पिता को सांत्वना मिली, लेकिन ज़ियाओयान अपने दिल में खुद से फूट फूट कर हंसा। ये सच था कि ज़ियाओ परिवार के पास 1 साल में 4 सितारों का रिकॉर्ड था, लेकिन ये रिकॉर्ड बनाने वाला व्यक्ति वह नहीं था, बल्कि ज़ियाओ मिंग था। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना कि उसका शरीर अब एक अजीब स्थिति में था। ज़ियाओ झान, जो इसके बारे में बहुत स्पष्ट था, प्रतिक्रिया में केवल आहें भर सकता था। वह जानता था कि 1 वर्ष में डूक्यूई के 4 सितारों की खेती करना कितना मुश्किल था, अन्यथा इतने सालों तक जिया में केवल एक ज़ियाओ मिंग नहीं होता। मायम्पाया, बहुत देर हो चुकी है, वापस जाकर आराम करो, कल कबीले में मूल्यवान मेहमान हैं, तुम्हें अपना शिष्टाचार नहीं खोना चाहिए। मूल्यवान मेहमान, वे कौन हैं? ज़ियाओयान ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हें कल पता चल जाएगा। ज़ियाओयान को आंख मारते हुए ज़ियाओ झान हंसा और एक जिज्ञासु ज़ियाओयान को पीछे छोड़ते हुए चला गया। अगले दिन ज़ियाओ मिंग के आंगन में एक के बाद एक चिल्लाहट और विस्फोटों की आवाज़ गूंज रही थी। हाय! धमाका! एक लंबी टांगों वाली युवा लड़की ज़ियाओ मिंग के खिलाफ लड़ रही थी। सटीक रूप से कहें तो युवा लड़की अपनी पूरी ताकत से ज़ियाओ मिंग पर हमला कर रही थी, जबकि ज़ियाओ मिंग ने अपने शरीर की कुछ हरकतों से युवा लड़की के हमले को आसानी से चकमा दे दिया। लड़की के हमले को चकमा देते हुए ज़ियाओ मिंग के मुंह से लगातार यही निकल रहा था, चचेरी बहन ज़ियाओ यू, तुम्हारी चाल थोड़ी और शक्तिशाली होनी चाहिए। नहीं, ये बहुत धीमा है, थोड़ा तेज है। अपना हाथ 3 पॉइंट ऊपर उठाओ। धीरे धीरे समय बीतता गया। ये देखकर कि ज़ियाओ यू की सांसें उखड़ी हुई लग रही थीं, ज़ियाओ मिंग ने अपना हाथ उठाया और ज़ियाओ यू के लंबे पैर को टखने से पकड़ लिया, जैसे ही वह उसे फेंक रही थी। आज के लिए बस इतना ही। जैसे ही उसने ये कहा, ज़ियाओ मिंग ने अपना हाथ खोला, जिससे ज़ियाओ यू मजबूती से खड़ी हो गई।
ज़ियाओ यू मजबूती से खड़ी रही और अपने चेहरे से पसीना पोंछा। उसका चेहरा व्यायाम से थोड़ा लाल हो गया था। मुझे दो तकनीक सिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चचेरी बहन। ये कुछ भी नहीं है, मुझे भी हर सुबह अपनी मांसपेशियों का व्यायाम करना पड़ता है। आपके साथ प्रशिक्षण या अकेले प्रशिक्षण, बहुत अंतर नहीं है। हाँफते हुए ज़ियाओ यू के विपरीत ज़ियाओ मिंग का चेहरा अपरिवर्तित रहा और उसने शांति से कहा जैसे कि वह नहीं था जिस पर ज़ियाओ यू ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया था। ज़ियाओ यू अपनी डू तकनीक का अभ्यास करने के लिए ज़ियाओ मिंग की तलाश कर रही थी। यह उस समय की बात है जब वे कबीले में लौट रहे थे, जब ज़ियाओ मिंग ने ज़ियाओ यू को ग्रिफिन जानवर पर अपनी तकनीक का अभ्यास करते हुए देखा और उसे कुछ सलाह दी। तब से ज़ियाओ यू ज़ियाओ मिंग के पास जाती और उससे अपनी साधना के बारे में कुछ भी पूछती जो उसे समझ में नहीं आता था। ज़ियाओ मिंग मास्टर गुनी जैसे बाहरी लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए अच्छे मूड में था, इसलिए वह अपने कबीले के सदस्यों के साथ कंजूस नहीं होगा। ज़ियाओ मिंग हमेशा मेहनती लोगों के बारे में बहुत आशावादी रहा था। प्रतिभा आवश्यक थी, लेकिन कड़ी मेहनत कई चीज़ों के बराबर हो सकती है। अगर किसी की प्रतिभा पर्याप्त नहीं थी, तो इस दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं जो उसे बदल सकती हैं। अगर किसी की प्रतिभा खराब थी और वह कड़ी मेहनत नहीं करता था, तो वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं था जो किया जा सके। ज़ियाओ मिंग छोटे से आंगन में टेबल पर चला गया। टेबल के बगल में ज़ियान एक कुर्सी पर बैठी थी, ऊब में अपने पैरों को हिला रही थी। उसके हाथ में समय समय पर कुछ गोलियां उसके मुंह में ठूंस रही थी। ज़ियाओ मिंग ने चायदानी को टेबल से उठाया, 3 कप चाय डाली और ज़ियाओ यू को बुलाकर आराम करने बैठ गया। चाय की चुस्की लेने के बाद ज़ियाओ यू को लगा कि उसके शरीर में दुखी हुई कुछ पॉइंट बढ़ गए हैं और उसका सुंदर चेहरा कुछ हद तक आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसने कहा, ये किस तरह की चाय है? क्या ये वास्तव में दुखी हुई को बढ़ाने का प्रभाव डाल सकती है? रेन फ्लावर टी मुझे इस सहयोग से मिली। ये डू ग्रैंड मास्टर और उससे नीचे के साधना स्तर वाले लोगों की दुखी हुई को बढ़ा सकती है। यह अब मेरे किसी काम की नहीं है। अगर आपको ये पसंद है तो मैं आपको कुछ दे सकता हूँ। ज़ियाओ मिंग ने अपनी आंखें बंद की और चाय का स्वाद चखा और फिर कहा, ये रेन फ्लावर टी कल उसकी सिमुलेशन से निकाली गई थी और उसके पास ढेर सारी चाय थी। इस बार उसे अपने लिए पर्याप्त चाय न होने का डर नहीं था और इसके अलावा वह इसे दूसरों के साथ साझा कर सकता था। ये बहुत अच्छा नहीं होगा, इसके बारे में भूल जाना ही बेहतर है। ज़ियाओ यू आखिरकार एक लड़की थी और उसकी त्वचा पतली थी, इसलिए ज़ियाओ मिंग के साथ पीना ठीक था, लेकिन इतनी महंगी चीज़ पीना थोड़ा अनुचित लग रहा था। ज़ियान को देखते हुए, जो उसके बगल में पानी की तरह चाय पी रही थी, ज़ियाओ मिंग खुश हो गया और धीरे से कहने से पहले उसके छोटे से सिर को सहलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। ठीक है, तो तुम्हें जल्दी से जल्दी डू मास्टर की साधना करनी चाहिए और जब समय आएगा तो मैं तुम्हें परिवार की प्रतिभा होने के इनाम के रूप में कुछ रेन फ्लावर टी दूंगा। खट खट, दस्तक दस्तक। ज़ियाओ यू के जवाब का इंतजार किए बिना आंगन का दरवाज़ा बज उठा। ये देखकर ज़ियाओ यू ने पहल की और दरवाज़ा खोलने के लिए चला गया। दरवाजे पर मौजूद व्यक्ति से कुछ शब्दों की बातचीत के बाद ज़ियाओ यू ज़ियाओ मिंग के बगल में वापस बैठ गया। बैठने से पहले ज़ियाओ यू ने कहा, कबीले के मुखिया ने तुम्हें मीटिंग रूम में जाने के लिए कहा है। धुंधले बादल संप्रदाय के आने के मामले के लिए, है ना? क्या धुंधले बादल संप्रदाय के लोग आ गए हैं? चाय की चुस्की लेते हुए ज़ियाओ मिंग ने धीरे से कहा। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का उपयाजक कल अधिसूचना देने के लिए दरवाजे पर आया था और स्वाभाविक रूप से वह इसे जियो परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग के रूप में जानता था और यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में जियो झान व्यक्तिगत रूप से उसे बताने आया था। उस पल उसके सामने जियो झान के चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान थी कि वह झुर्रियों से भरा हुआ था। उसकी ओर देखते हुए उसने अपना सिर हिलाया और उसे यह बताने में असमर्थ था कि यह 99% मामलों में विवाह व्यवस्था का निरस्तीकरण था। उसने कहा, जियो झान कबीले के मुखिया के रूप में काफी चालाक हुआ करता था, तो उसने कैसे ध्यान नहीं दिया। जियो यान अब एक प्रसिद्ध व्यक्ति था। 3 सितारा डू शिष्य में बर्बादी और दूसरी पार्टी नालन यानरान अब मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का छोटा संप्रदाय नेता था, एक भावी डू सम्राट पावर हाउस और साम्राज्य में भविष्य के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक। वह कैसे सोच सकता था कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय भावी संप्रदाय नेता से अपने बेटे से शादी करके खुश होगा? ये संभव है कि कोई भी ऐसा न करे। ये डू क्यूई महाद्वीप था, एक ऐसी दुनिया जहां ताकतवरों का सम्मान किया जाता है। भले ही ज़ियाओ कबीले ने अब उसे छठे दर्जे के कीमियागर के रूप में रखा हो, लेकिन मिस्टी क्लाउड संप्रदाय जैसी अन्य ताकतें उसे जरूरी तौर पर सम्मान नहीं देंगी। ऐसा इसलिए था
क्योंकि अगर ज़ियाओ यान वयस्कता समारोह में 7 सितारा डू शिष्य तक नहीं पहुंचता, तो वह ज़ियाओ कबीले का एक साधारण सदस्य ही होगा, जिसका कबीले में दर्जा बहुत कम नहीं था, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं था। ज़ियाओ परिवार कई सालों से जियामा साम्राज्य में विकसित हो रहा था और साधारण कबीले के सदस्यों की संख्या वास्तव में बहुत बड़ी थी। इसलिए दोनों के बीच स्थिति और ताकत में अंतर बहुत अधिक था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरा व्यक्ति, नालन यानरान, अभी भी वही था जो अपनी स्वतंत्रता का पीछा करना चाहता था। बचपन से नालन जी की वजह से भी वह लंबे समय से इस शादी से असंतुष्ट थी। भले ही जियो यान की प्रतिभा अभी भी मौजूद हो, फिर भी एक संभावना थी कि वह इस शादी की व्यवस्था को पलट देगी। जिस व्यक्ति ने अभी संदेश भेजा है, उसने कहा है कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के दरवाजे पर आने का समय हो गया है, इसलिए आप उनके आने से पहले एक सीट लेना याद रखें। ये कहते हुए जियोयू को थोड़ी जिज्ञासा हुई और उसने पूछा, मैंने अपने दादाजी को ये कहते हुए सुना कि इस बार मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से आने वाले लोग संप्रदाय के नेता और मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के छोटे संप्रदाय के नेता हैं, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की नेता कबीले में आ रही है। अगर वह नहीं आती तो मुझे मौज मस्ती में शामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ज़ियाओ मिंग ने कहा और अपनी आंखें घुमाई। अगर यह ये और नालन यानरान दरवाजे पर आ रहे थे तो वह वहां जाने की जहमत नहीं उठाता। आखिरकार विवाह व्यवस्था को रद्द करना अंततः ज़ियाओ झान के वंश का मामला था और उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। इसके अलावा विवाह व्यवस्था को रद्द करना अभी भी ज़ियाओ परिवार के भीतर हो रहा था और जब समय आया तो उसे केवल अपने लोगों से यह बात न फैलाने के लिए कहना था। उसे केवल ज़ियाओ परिवार की प्रतिष्ठा को बनाए रखना था। और जहां तक ज़ियाओ झान वंश का सवाल है, ये वैसे भी प्रतिष्ठा का नुकसान था, चाहे वह कोई भी अवसर क्यों न हो। ज़ियाओ यान और नालन यानरान की विवाह व्यवस्था के कारण ज़ियाओ परिवार के सभी शीर्ष अधिकारियों को इसके बारे में पता था। नालन यानरान को विवाह व्यवस्था को रद्द न करने की सलाह देने के बारे में ज़ियाओ मिंग के मन में भी ऐसा कोई विचार नहीं था। हालांकि वह 10 साल से अधिक समय से डूबी हुई महाद्वीप में था और उसकी मानसिकता इस दुनिया द्वारा धीरे धीरे बदल दी गई थी, फिर भी उसके पास कुछ सिद्धांत थे जो उसके दिल में मजबूती से बने हुए थे। इस तरह की शादी की व्यवस्था जन्म से पहले से ही उन्हें जोड़ने की कुरूप प्रथा से उत्पन्न हुई। वह, जिसने आधुनिक शिक्षा प्राप्त की थी, उस तरह की प्रथा को प्रोत्साहित नहीं करना चाहता था। अब उसकी उपस्थिति के कारण मिस्टी क्लाउड संप्रदाय ने कम से कम पर्याप्त सम्मान दिया था। कम से कम ये सिर्फ एक उपयाजक को भेजने से नहीं था। यून भी नालन यानरान का बड़ा था, व्यक्तिगत रूप से दरवाजे पर आया था। आह भरते हुए ज़ियाओ मिंग खड़ा हो गया। ठीक है, चलो साथ चलते हैं और देखते हैं मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का ये संप्रदाय नेता कैसा दिखता है। हम ज़ियाओ यू ने कुछ उत्साह के साथ सिर हिलाया। यून कुछ महिला शक्तियों में से एक होने के नाते अभी भी जियामा साम्राज्य में बहुत लोकप्रिय थी। कई महिला साधक एक मॉडल के रूप में उसका अनुसरण करती थीं। ज़ियान का छोटा सा हाथ पकड़कर ज़ियाओ मिंग और ज़ियाओ यू पिछवाड़े में चले गए और आखिरकार गंभीर स्वागत हॉल के बाहर रुक गए। बैठक हॉल के दरवाजे खुले थे और वे तीनों हॉल में दाखिल हुए। विशाल हॉल में पहले से ही लोगों की भीड़ थी और ऊपर की 6 सीटों पर पहले से ही 5 लोग बैठे थे, जिनके नाम थे ज़ियाओ शान, ज़ियाओ झान और 3 बुजुर्ग। घर लौटने के बाद ज़ियाओ शान को भी एक बुजुर्ग का पद मिला था और वह कुछ चीज़ों को संभालने के लिए जिम्मेदार था। ज़ियाओ शान के बगल में बैठे कुछ बुजुर्गों के चेहरे काफ़ी शांत थे, जबकि ज़ियाओ झान के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती थी। ज़ियाओ मिंग के आने पर हॉल, जो थोड़ा शोरगुल वाला था, धीरे धीरे शांत हो गया। ज़ियाओ यू ने कमरे में इधर उधर देखा और आखिरकार वह जगह ढूंढ ली जहां उसके माता पिता थे। ज़ियाओ मिंग से बात की और वहां चली गई। ज़ियाओ मिंग ने अपने हिस्से के लिए ज़ियान को कमरे के ऊपर की ओर खींचा। ओह, हमने इस बारे में ध्यान से नहीं सोचा है, कोई यहाँ एक और कुर्सी ले आता है। बड़े बुजुर्ग ने ज़ियाओ मिंग की ओर देखा जो ज़ियान का छोटा हाथ पकड़े हुए था और कुछ शर्मिंदगी के साथ बोला। सीटों की व्यवस्था करते समय वह भूल गया था कि ज़ियाओ मिंग के साथ एक छोटी लड़की भी थी, इसलिए उसने केवल ज़ियाओ मिंग के लिए एक सीट आरक्षित की थी। कोई ज़रूरत नहीं, मैं ज़ियाओ मिंग के साथ बैठना चाहता हूँ। ज़ियान की बातें सुनकर ग्रैंड एल्डर ने थोड़ी मुश्किल से ज़ियाओ मिंग की ओर देखा। चौड़ी कुर्सी जो 2 लोगों के बैठने के लिए पर्याप्त थी। ज़ियाओ मिंग ने ज़ियान के कोमल छोटे चेहरे को चुटकी से दबाया और अपने दिल में सोचने के बाद कि ज़ियान ज़्यादा चिपकू लग रही थी, उसने ग्रैंड एल्डर से कहा, उसकी बात सुनो। ये ठीक है।
हालांकि वह ये कहने के लिए थोड़ा ललचा रहा था कि इस तरह का व्यवहार मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के लिए थोड़ा कम सम्मानजनक हो सकता है। ग्रैंड एल्डर ने इसके बारे में सोचा। जियान दिखने में अभी भी एक बच्ची थी, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि यह कई लोगों के लिए मायने नहीं रखेगा, और वह अभी भी एक डुकिंग थी, इसलिए उसने कुछ और नहीं कहा। जियान को नीचे बैठने के लिए खींचकर जियान की अनोखी खुशबू और उसके बगल से आ रहे कोमल स्पर्श के साथ जियाओ मिंग के अंदर कोई लहर नहीं थी, और जल्द ही उसके लिए एक कप चाय लाई गई। चाय की चुस्की लेने के बाद जियाओ मिंग जियाओ शान के साथ बातचीत कर रहा था, जो उसके बगल में बैठी थी, जब बाहर से गार्ड की आवाज आई। प्रधान कुल और बुजुर्गों को सूचित करते हुए धुंधले बादल संप्रदाय के लोग आ गए हैं। जियो झान, जिसने किसी से बात नहीं की थी, आवाज सुनते ही तुरंत खड़ा हो गया। क्या वे आ गए हैं? जल्दी से उनका स्वागत करने के लिए बाहर जाओ। इसके साथ ही जियो झान स्वागत कक्ष में चला गया और कई बुजुर्ग भी खड़े हो गए। यह नज़ारा देखकर जियो शान, जो जियो मिंग के बगल में खड़ा था, उसने जियो मिंग की ओर कुछ संदेह से देखा, जो उसके बगल में स्थिर खड़ा था और उसका अभिवादन करने के लिए बाहर जाने का कोई इरादा नहीं था। चचेरे भाई, हम क्या करें? तुम जा सकते हो, बस उनका अभिवादन करने के लिए। मैं नहीं जाऊंगा, जियो मिंग ने आलस से कहा। मेहमानों का स्वागत करने के लिए इतने लोगों की आवश्यकता नहीं होती। जियो शान, एक दो आत्मा पर्याप्त था। इसके अलावा उसकी धारणा में धीरे धीरे हॉल के पास एक मजबूत आभा आ रही थी। इस आभा का मालिक शायद युन युन था। उस दूरी पर चल रहा था, थोड़ी देर में उसे तुरंत वापस लौटना होगा। वह ऐसा करने के लिए बहुत आलसी था। जियाओ मिंग को ये कहते देख जियाओ शान ने अपना सिर हिलाया और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। वास्तव में जब जियाओ शान को बाहर गए ज्यादा समय नहीं हुआ था, तो वह जल्दी से वापस लौट आया। उसके साथ जियाओ झान और कुछ बुजुर्ग भी वापस आए। बुजुर्गों के अलावा सफेद लबादा पहने एक बुजुर्ग भी था। बुजुर्ग का चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था और चमक रहा था, और उसकी आंखें, जो कुछ हद तक छोटी थीं, बड़ों से बात करते समय पर चमकती थीं, सिवाय इसके कि बुजुर्ग की नज़र जियाओ शान पर टिकी थी, जो चुपचाप उसके बगल में खड़ा था। उसकी आंखों में डर का एक संकेत था। जाहिर है जियाओ शान की उपस्थिति ने उसे कुछ दबाव दिया था। कुछ लोगों के पीछे, उनके पीछे एक महिला थी, जो सोने और बैंगनी रंग के तंग ब्रोकेड लबादे में सजी हुई थी, जबकि महिला के पीछे एक सुंदर और नाजुक चांद सफ़ेद लबादा पहने एक ठंडी दिखने वाली युवती थी। उनके सामने खड़े कुछ बुजुर्ग, जो उत्साह से बात कर रहे थे, जानबूझकर उनके पीछे खड़े दो लोगों से बच रहे थे। ये सफ़ेद वस्त्र पहने हुए एल्डर की बदौलत था कि जियाओ परिवार और मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के आगंतुकों के बीच का माहौल बहुत ठंडा नहीं था। जब वे हॉल में पहुंचे, तो कबीले के मुखिया जियाओ झान ने अपने पीछे खड़ी खूबसूरत महिला की ओर मुड़कर कहा, संप्रदाय नेता युन, ये हमारे जियाओ कबीले का स्वागत हॉल है, कृपया बैठ जाएं। उसके आगमन पर स्वागत के भाव से उठे पूरे जियाओ परिवार को देखते हुए युन युन ने धीरे से सिर हिलाया और शिष्टाचार का एक शब्द कहा। इससे पहले कि वह अपनी नज़र ऊपर जियाओ मिंग पर घुमाए, उसकी आंखों में जिज्ञासा की एक झलक चमक रही थी। आप मास्टर जियाओ मिंग हैं, छठे दर्जे के कीमियागर जो जियामा साम्राज्य में प्रसिद्ध हैं, है न? जब मैं आज आपको देखता हूँ, तो आप वाकई असाधारण व्यवहार करते हैं। युन युन को संप्रदाय नेता बने 1 या 2 दिन भी नहीं हुए थे, और अभिवादन के इस आधिकारिक रूप को कुशलता से अभ्यास किया जा सकता था। ये केवल युन युन स्वभाव से गंभीर थी, और जियाओ परिवार के सबसे मजबूत व्यक्ति को यह अभिवादन बहुत आधिकारिक लग रहा था। इस समय स्वागत भाव से जियाओ मिंग भी खड़े हो गए और समान रूप से शांत स्वर में कहा, मैंने संप्रदाय की नेता युन युन की महान प्रतिष्ठा के बारे में लंबे समय से सुना है, और आज आपको देखकर आप निस्संदेह महिलाओं में एक महान महिला हैं। जाहिर है जियाओ मिंग का स्वर भी ऐसा ही था। किसी भी पक्ष को नहीं लगा कि कुछ गलत था, लेकिन उनके बगल में खड़े जियाओ परिवार के लोग थोड़े शर्मिंदा थे, क्योंकि उन दोनों का स्वर बहुत शांत था, और इस तरह के प्रशंसात्मक शब्द कहने के लिए एक सपाट स्वर का उपयोग करना थोड़ा मजाक लग रहा था। उसी समय जब जियाओ मिंग ने जवाब दिया, जियाओ झान और सफ़ेद वस्त्र पहने एल्डर के बगल में मौजूद अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के नेता युन युन द्वारा उन्हें दिया जा रहा दमनकारी एहसास बहुत मजबूत था। हालांकि युन युन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन संप्रदाय के प्रमुख के रूप में वर्षों से उसने जो महिमा अर्जित की थी, वह लोगों को डराने के लिए पर्याप्त थी, और ये तथ्य कि जियाओ मिंग इतनी शांति से काम कर रहा था, उसने युन युन द्वारा दिए गए उत्पीड़न को बहुत कम महसूस कराया। किसी के सिर को ढकना निश्चित रूप से एक अच्छा एहसास था। आह भरने के बाद जियाओ झान और बुजुर्गों ने युन युन और अन्य मेहमानों को बैठने के लिए हॉल के शीर्ष पर ले जाया। एक बार जब मेजबान और मेहमान बैठ गए,
तो माहौल थोड़ी देर के लिए आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। शर्मिंदगी से बचने के लिए ग्रैंड एल्डर घेर और फिर से अपने बगल में बैठे उपयाजक से बात करना शुरू कर दिया। वास्तव में युन युन और जियाओ मिंग की उपस्थिति के साथ उन्हें मूल रूप से इन दो प्रतिनिधि आकृतियों को बातचीत करने देना चाहिए था, लेकिन एकमात्र समस्या यह थी कि इन दोनों में से किसी का भी मुंह खोलने का इरादा नहीं था। इस प्रकार वे केवल एक दूसरे से बात कर सकते थे ताकि कम से कम माहौल बहुत अजीब न हो। युन युन ने बात क्यों नहीं की? वास्तव में वह बस ये गणना कर रही थी कि बाद में उनसे विवाह व्यवस्था को रद्द करने के लिए कैसे कहा जाए ताकि वह जियाओ मिंग को नाराज न करे, जिसके पास असीमित क्षमता है। जियाओ मिंग ने कुछ क्यों नहीं कहा? ऐसा इसलिए क्योंकि उसे लगा कि कहने के लिए कुछ नहीं है, वह अजीब बातचीत करने में अच्छा नहीं है। नालन यानरान युन युन के बगल में बैठी थी और उसकी खूबसूरत आंखों की जोड़ी ने जियाओ मिंग को उत्सुकता से देखा। जियाओ मिंग के लिए ये कहा जा सकता है कि जियामा साम्राज्य में ऐसा कोई नहीं था जो उत्सुक न हो। स्वाभाविक रूप से वह कोई अपवाद नहीं थी, और यद्यपि वह आज अपनी शादी की व्यवस्था को रद्द करने आई थी, उसने इस प्रतिभाशाली व्यक्ति की उपस्थिति के बारे में जानकर अपनी जिज्ञासा को भी संतुष्ट किया था, जिसने प्रतिभा के मामले में जियामा साम्राज्य में सभी को अपने पैरों तले रौंद दिया था। जियाओ मिंग बिल्कुल भी उस छवि की तरह नहीं दिख रहा था जिसकी उसने कल्पना की थी, पूरी तरह से उस दबंग आभा से रहित जिसे साधारण प्रतिभाशाली लोग छिपा नहीं सकते थे। इसके बजाय वह उसके मालिक के समान था, जैसे कि वह हर चीज के प्रति उदासीन था। नालन यानरान के देखने तक इंतजार किए बिना हॉल के दरवाजे पर दस्तक हुई, जो एक पल पहले बंद हो गया था। दस्तक, दस्तक, दस्तक। इस दस्तक की आवाज पर ग्रैंड एल्डर और सफेद वस्त्र पहने एल्डर, जो माहौल को जीवंत कर रहे थे, एक दूसरे को देखा और अव्यक्त समझ में अपने मुंह बंद कर लिए। एक व्यक्ति ने हॉल के दरवाजे को धक्का दिया और अंदर आया। आने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जियाओ यान था। जियाओ यान के हॉल में प्रवेश करने के बाद उसे लगा कि वह स्थिति को समझ नहीं पाया है। उसने पहले चारों ओर देखा और उसकी नज़र कुछ पलों के लिए जियाओ मिंग के साथ साथ युन युन पर टिकी रही। वह खुद को रोक नहीं सका, लेकिन खुद से बुदबुदाया, आखिर इन कुछ लोगों की उत्पत्ति क्या है? यहाँ तक कि जियाओ मिंग भी बाहर आ गया है। जियाओ परिवार में जियाओ यान तक पहुँचने वाली खबरें सीमित थीं और उसे नहीं पता था कि इस बार कौन लोग आए थे। जब से उसने अपनी प्रतिभा खो दी थी, जियाओ यान ने दूसरों से अनावश्यक उपहास को रोकने के लिए कबीले के सदस्यों से बचने की पूरी कोशिश की थी। इस बार जब मिस्टी क्लाउड संप्रदाय कबीले में आया, तो जियाओ परिवार ने वास्तव में कोई बड़ी घोषणा नहीं की। हालांकि अभी भी कुछ आंतरिक कबीले के सदस्य थे जो इसके बारे में जानते थे, और जियाओ झान को जियाओ यान को सूचित करना चाहिए था, लेकिन वह जानबूझकर इसे गुप्त रखना चाहता था। इससे जियाओ यान की वर्तमान उलझन पैदा हो गई। ये देखकर कि परिवार के सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति मौजूद थे, यहाँ तक कि जियाओ मिंग भी, वह जानता था कि उसके पिता ने कल जिस आगंतुक का उल्लेख किया था वह बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसलिए वह तुरंत आगे बढ़कर अभिवादन करने लगा। पिता, 3 बुजुर्ग, सर्वोच्च बुजुर्ग। हाँ, यानर, तुम यहाँ हो, जल्दी से बैठ जाओ। जियाओ यान के आगमन को देखकर जियाओ झान मुस्कुराया और बोलते समय मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया। इस चिल्लाहट के साथ सभी की आंखें सीधे उस पर केंद्रित हो गईं। यहाँ तक कि युन युन, जो गहरी सोच में थी, ने भी जियाओ यान पर अपनी नज़र डाली। क्या ये जियाओ यान है? ये सच है कि उसकी प्रतिभा गायब हो गई है और अफवाह के अनुसार 3 सितारा डू शिष्य में रह गई है। ये जानना चाहिए कि युन युन अपने डू सम्राट आभा को रोक रही थी, लेकिन वह लंबे समय से मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की प्रभारी थी और उसके शरीर में एक शक्तिशाली व्यक्ति की अकथनीय महिमा थी, जिसने अभी अभी जियाओ झान और अन्य लोगों पर दबाव डाला और उन्हें उससे एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि जियाओ यान ने अपने परिवार से 2 साल से ज्यादा उपहास का सामना किया था, उसका दिल चमक गया था, लेकिन फिर भी वह अभी भी युन को अपने ऊपर देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। शर्मिंदगी से बचने के लिए उसने अपने पिता के निर्देशों के अनुसार एक सीट की तलाश शुरू की, लेकिन हॉल को स्कैन करने के बाद वह ये देखकर हैरान रह गया कि उसके लिए कोई सीट नहीं थी। ये शर्मनाक था, और इस स्थिति का सामना करते हुए जियाओ यान केवल चुपके से अपना सिर हिला सकता था और खुद पर हंस सकता था। दुर्भाग्य से इस परिवार में मेरी स्थिति वास्तव में कम और कम होती जा रही है। मैं पहले अच्छा था, लेकिन अब वे मेहमानों के सामने वास्तव में मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ये 3 बूढ़े उद्धरण। आसपास के युवा कबीले के सदस्य जियाओ यान को देखकर उपहास में मुंह बनाने से खुद को रोक नहीं पाए, जो गतिहीन खड़ा था, जाहिर तौर पर उसे खुद को मूर्ख बनाते हुए देखने का आनंद ले रहा था। इस समय ऊपर से जियो झान ने भी जियो यान की शर्मिंदगी को देखा,
उसके चेहरे पर गुस्से की एक झलक दिखाई दी और उसने अपने बगल में बैठे एल्डर की ओर भौहें से कुनी। ग्रैंड एल्डर, आप। अहम, मुझे सच में खेद है, मैं वास्तव में थर्ड यंग मास्टर के बारे में भूल गया था। हे, मैं तुरंत किसी को बुलाता हूँ ताकि उसके लिए तुरंत एक सीट तैयार कर सकूं। ग्रैंड एल्डर, जो जियो झान की निगाहों से भड़क गया था, धीरे से हंसा और आत्मनिंदा के संकेत में अपने माथे पर थपकी दी, लेकिन सह के चेहरे पर मुस्कान थी। उसकी आंखों में लालच छिपा हुआ नहीं था। ज़ियाओ यान की स्थिति को देखकर ज़ियाओ मिंग के मुंह का कोना फड़क उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि अगर वह यहाँ होता तो भी एल्डर्स इतने महत्वपूर्ण अवसर पर ज़ियाओ यान को शर्मिंदा करते। क्या ज़ियाओ यान पहले इतना घृणित था? ज़ियाओ शान, जो ज़ियाओ मिंग के बगल में बैठा था, उसकी आंखों में भी आश्चर्य की झलक थी। वह कुछ समय से परिवार में था और हालांकि वह जानता था कि ज़ियाओ यान को पसंद नहीं किया जाता, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इस हद तक होगा, जो उसकी उम्मीदों से परे था। ज़ाओ मिंग और ज़ियाओ शान दोनों की आंखों में आश्चर्य देखकर ग्रैंड एल्डर अब ज़ियाओ यान के साथ चाल नहीं खेलना चाहता था और कुर्सी जल्दी से ऊपर लाई गई। ऐसा लग रहा था कि वे किसी भी समय पदच्युत होने के लिए तैयार थे। हालांकि वे देख सकते थे कि ज़ियाओ यान ज़ियाओ परिवार में बहुत अलोकप्रिय लग रहा था। युन युन और अन्य लोगों ने कुछ नहीं कहा। ज़ियाओ यान के पीछे बैठने के बाद युन युन, जिसने उस व्यक्ति को देखा था जिसके लिए वह यहाँ थी, आखिरकार बोली, कबीले के मुखिया जियो, ये यात्रा दरअसल यानरान और मेरी तरफ से एक अनुरोध है। एक अनुरोध? युन युन को ये कहते हुए सुनकर जियो झान को अचानक बुरा लगा। जियो परिवार का एकमात्र व्यक्ति जो मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शक्तिशाली नेता की मदद कर सकता था, वह छठे दर्जे का कीमियागर जियो मिंग था। उसने सोचा था कि इस बार मिस्टी क्लाउड संप्रदाय का नेता जियो मिंग से मिलने आया था, जो उसके ठीक बगल में था, और अगर उसे कोई अनुरोध होता तो वह सीधे उससे बात कर सकती थी। लेकिन अब वह खुद से एक अनुरोध कर रही थी, जो एक बहुत ही अजीब स्थिति थी। एक शक्तिशाली दू सम्राट की मदद करने की उसकी क्या क्षमता हो सकती है? जब उसने सोचा कि यून यून ने अभी अभी नालन यानरान का जिक्र किया है, तो जियो झान के दिल में एक बुरा एहसास हुआ, और जब उसने एक निश्चित संभावना के बारे में सोचा, तो उसके मुंह का कोना 2 बार हिला और उसकी बड़ी हथेली थोड़ी कांपी, लेकिन सौभाग्य से यह उसकी आस्तीन से ढकी हुई थी, इसलिए ये दिखाई नहीं दिया। उसने अपने गुस्से को काबू में किया और कांपती हुई आवाज में कहा, संप्रदाय नेता युन युन, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो कृपया कहो। अगर यह हमारी शक्ति में है तो जियो परिवार मना नहीं करेगा। कबीले के मुखिया जियो, मिस्टी क्लाउड संप्रदाय हमेशा से एक सख्त संप्रदाय रहा है, और हर भावी संप्रदाय नेता तब तक भावनात्मक रूप से शामिल नहीं हो सकता जब तक कि वे औपचारिक रूप से आधिकारिक संप्रदाय नेता नहीं बन जाते। यानरान की प्रतिभा बहुत अधिक है और मैं उसे अगला संप्रदाय नेता बनाने का इरादा रखता हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने यानरान के बारे में पूछताछ की है और मुझे पता है कि उसका अभी भी जियो परिवार के साथ विवाह का समझौता है। इसलिए मैं कबीले के मुखिया जियो से कहना चाहूंगा कि वह इस विवाह समझौते को तोड़ने में सक्षम हो। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय आपको हुई परेशानी के लिए मुआवजा देगा। क्रैक! जियो झान के हाथ में जैद कप एक जोरदार धमाके के साथ धूल के बादल में बदल गया। हॉल में माहौल कुछ हद तक शांत था, क्योंकि मौजूद हर कोई युन युन के शब्दों से हिल गया था। तीनों बुजुर्ग, जो पहले से ही जियो झान के साथ मतभेद में थे, ने जियो झान को व्यंग्य और उपहास के भाव से देखा। हे, कोई दरवाजे पर आया और आपको जबरदस्ती विवाह व्यवस्था को रद्द करने के लिए मजबूर किया। देखते हैं कि भविष्य में कबीले के मुखिया के रूप में आपको कबीले का प्रबंधन करने के लिए क्या प्रतिष्ठा मिलेगी। युवा पीढ़ी के कुछ किशोरों को जियो यान और नालन यानरान के बीच विवाह व्यवस्था के बारे में पता नहीं था, लेकिन अपने माता पिता से इस बारे में पूछने के बाद उनके चेहरे तुरंत चमक उठे और कोने में जियो यान पर व्यंग्यात्मक और तिरस्कार भरी निगाहें टिक गईं। ओह, तो विवाह रद्द होता रहा, क्योंकि उसे इस दृश्य की उम्मीद थी। जियो मिंग के चेहरे पर ज्यादा बदलाव नहीं आया, और उसके बगल में जी यान को इसमें थोड़ी दिलचस्पी थी। अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए और बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। दूसरी ओर उसके बगल की सीट पर जियो शान बस सदमे से भर गया। उसके मूल विचार ज़ियाओ झान के समान ही थे। वह सोच रहा था कि युन युन ज़ियाओ मिंग को खोजने के लिए यहाँ आया है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह यहाँ एक विवाह को रद्द करने के लिए आएगा। कबीले के मुखिया ज़ियाओ, मुझे पता है कि यह अनुरोध थोड़ा मजबूर करने वाला है, इसलिए इस यात्रा पर मैं मुआवजे के उपहार लेकर आया हूँ। युन युन के शब्द अभी भी हमेशा की तरह शांत थे। उसका जैद हाथ धीरे से उठा और मेज पर कई अलग अलग रंग के जैद बॉक्स रखे गए। मैं इस यात्रा पर 2 चौथी स्तरीय गोलियां लेकर आया हूँ, अर्थात आत्मा आरोहण गोली और क्यूई सभा गोली। 2 5वीं स्तरीय गोलियां, दोनों जुवान लिंग गोलियां,
और एक उच्च स्तरीय वायु विशेषता की हुई विधि जुबान वर्ग ये परेशानी के लिए मुआवजे के उपहार हैं। यून यून के बोलते ही उसके बगल में बैठे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के उपयाजक ने ध्यान से बॉक्स खोला और तुरंत कई अजीब सुगंधें कमरे में भर गईं और उन्हें सूंघने वाले सभी लोगों को तरोताजा महसूस हुआ। कमरे में मौजूद जियो परिवार के लोग यून यून की बातें सुनकर थोड़ी तेजी से सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। जब बॉक्स खोला गया और उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि अंदर की चीजें वही थीं जो यून यून ने बताई थी, तो उनके मुंह सूख गए। 2 चौथी श्रेणी की गोलियां ठीक थीं। आध्यात्मिक आरोहण की गोली से संभावना बढ़ सकती थी। एक डू ग्रैंड मास्टर को डू स्पिरिट में बदल दिया जाता है और क्यूई गैदरिंग पिल एक 9 सितारा डू शिष्य को डू प्रैक्टिशनर बनने का 100% मौका दे सकता है, जो बहुत मूल्यवान लगता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में जियाओ मिंग 2 चौथी स्तरीय गोलियों से कहीं ज्यादा लेकर आया था और उनकी ताकत को सीधे बढ़ाने के लिए भी कीमती गोलियां थीं। इसलिए वे चौथी स्तरीय गोलियों के लिए इतने लालची नहीं हैं। लेकिन हालांकि जियाओ मिंग ने कई चौथी स्तरीय गोलियां वापस भेजी थीं, लेकिन ये 5वीं स्तरीय गोलियां जियाओ मिंग ने बहुत ज्यादा वापस नहीं भेजी थीं। 5वीं स्तरीय गोलियां पहले से ही असाधारण रूप से कीमती थीं और जुबान लिंग गोली जो यून यून ने दी थी वह उस प्रकार की गोली थी जो सीधे डू स्पिरिट को एक स्टार को तोड़ने की अनुमति दे सकती थी। इस प्रकार की गोली जो सीधे दायरे को बढ़ा सकती थी, आमतौर पर उसी स्तर की अन्य गोलियों की तुलना में बहुत अधिक मूल्यवान होती थी। और चूंकि यून यून ने इनमें से 2 कीमती गोलियां दी थीं, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि उन्होंने अपना संयम खो दिया था।